हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आज के हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा या बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने अपने इस वीडियो में संकलित किया है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का ये चैप्टर, आज का ये वीडियो। सवाल नंबर 1 आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें भाषण और अपनी बात रखने की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इन 4 ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, इसके तहत सभी भारत के सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया और इसी दिन से भारत एक गणतंत्र बना। तो जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसका जो मूल स्वरूप था, तो इसके भारतीय संविधान जब मूल रूप से बनकर तैयार हुआ, यानी कि शुरुआत में भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संवैधानिक संशोधनों के आधार पर एक एक करके अनुसूचियां बढ़ाई गईं और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अनुच्छेद जो मूल अनुच्छेद हैं वह 395 ही हैं। लेकिन ए बी सी करके कुछ अनुच्छेद जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन मूल अनुच्छेद आज भी 395 ही हैं। तो इन जो 395 अनुच्छेद हैं, इन्हीं से संबंधित हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और आज के अपने इस वीडियो में हमने ऐसे अनुच्छेदों को शामिल किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) या ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में हमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, यानी कि भारतीय संविधान के कुल जो अध्याय हैं वो 22 हैं और जो इसका तीसरा अध्याय है वो भारत के मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हैं उनसे संबंधित है। तो जो तीसरा अध्याय है उसमें 6 तरीके के मूल अधिकार दिए गए हैं।
प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, उसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था और जो ये हमारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। बाकी 6 मौलिक अधिकार आज भी भारतीय संविधान में हैं और इनका जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है और कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और उन्हीं मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नोत्तर इस वक्त हमारे सामने हमारे साथ प्रश्नोत्तर में चल रहे हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 3, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है वह अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण को रोकने से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है और यह मौलिक अधिकार है। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54। तो जो अनुच्छेद 32 है यह भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है वह भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है साथियों और यह प्रश्न बहुत पूछा भी जाता है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यह संवैधानिक उपचारों से संबंधित है, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लें। अनुच्छेद 32 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 6, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 53। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो हमारा अनुच्छेद 76 है, 76 आर्टिकल है। ऑप्शन इसका बी सही है। अब हम आगे अनुच्छेदों में बढ़ रहे हो। ये सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप अनुच्छेदों को याद कर लीजिए। इन्हीं अनुच्छेदों में से, इन्हीं आर्टिकल में से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 82 है या अनुच्छेद 83 है या अनुच्छेद 85 है या अनुच्छेद 81 है। यानी कि जो संसद के जो अधिवेशन होते हैं इसमें 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का जो उल्लेख किया गया है वह हमारे अनुच्छेद 85 में किया गया है। यानी कि आर्टिकल 85 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 8, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 95 है, अनुच्छेद 356 है या अनुच्छेद 365 है या अनुच्छेद 85 है। तो अनुच्छेद 85 जो हमारा है वह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की संयुक्त बैठक का मतलब यह है कि जब लोकसभा राज्यसभा सब संयुक्त रूप से संसद में भाग लेते हैं उसे संसद की संयुक्त बैठक कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 108, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी अनुच्छेद 106। तो जो हमारा अनुच्छेद 108 है यह
संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 10, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 85 में। तो जैसा कि अभी हमने सवाल नंबर 9 में पढ़ा कि संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिसमें संयुक्त रूप से सम्मिलित होते हैं, वह अनुच्छेद 108 है। उसी प्रश्न को यहाँ दूसरी तरीके से पूछा गया। वहाँ पे संसद की संयुक्त बैठक करके प्रश्न पूछा गया और यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कह करके प्रश्न किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद भी 108 ही कहलाएगा, क्योंकि प्रश्न एक ही है, बस उसके पूछने का तरीका बदल दिया गया है। इसका उत्तर भी हमारा अनुच्छेद 108 ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 314 है, अनुच्छेद 311 है, अनुच्छेद 312 है या अनुच्छेद 313 है? तो जो अनुच्छेद 312 है या अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान की स्थापना का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 12 आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया जाता गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311? तो संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 13 आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? यानी संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सरकारी भर्तियों के लिए राज्य और लोक सेवा आयोग बनाए जाते हैं? तो अनुच्छेद 315 हमारा ऑप्शन, अनुच्छेद 310 या फिर अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313? तो जो अनुच्छेद 315 है इसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्यों का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 320 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23? तो आपको बता दें साथियों, जैसा कि यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, ये सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार हमारे जो हैं अध्याय 3 में हैं भारतीय संविधान के। तो आप ध्यान रखिएगा कि यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो भी हमारे अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों के से संबंधित हैं, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 यानी कि 36 से और 51 आर्टिकल तक जो भी हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं वो अध्याय 4 में है। और अध्याय 4 हमारा जो है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये जो चारों हमारे अनुच्छेद हैं ये भारत मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। और हमारा जो प्रश्न यहाँ पे है वो ये पूछा गया है कि भारत रत्न या पद्म विभूषण के जो अलंकरण हैं ये जो प्रदान किए जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए जाते हैं, अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो वह हमारा अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण दिए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। सवाल नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार की मान्यता दी गई है? तो वह हमारा जो अनुच्छेद है
वह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 है। जैसा कि अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 29 करता है। और यहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की संस्कृति और संरक्षण की बात की गई, और क्योंकि अनुच्छेद 29 हमारा ऑप्शन डी में है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार देता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35। तो जो हमारा अनुच्छेद 350 ए है, यानी कि आर्टिकल 350, तो ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 18, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा अध्याय 4 है, भारतीय संविधान का जो अध्याय 4 है, इसमें जो अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर के और आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 तक जो भी अनुच्छेद हैं, या सभी अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं। यानी कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और उन्हीं अनुच्छेदों में से अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो वह हमारा अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इसमें मूल अधिकारों का तो वर्णन किया गया, अध्याय 3 पूरा एक बनाया गया इसके ऊपर, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य थे वो इसमें शामिल नहीं किए गए थे। बाद में संविधान में संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें जोड़ा गया, और जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं उनको अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। और जो हमारे कुल मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, उनकी संख्या 11 है, याद कर लीजिए। इससे संबंधित भी अभी हमारे प्रश्न अभी आगे आएंगे, उसमें हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो जैसा कि अभी हम पिछले प्रश्नों में आपको कई बार बता चुके कि जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 हैं, या भारतीय या संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करते हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 ऑप्शन सी हमारा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत वर्णित है, या आर्टिकल 39 भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। तो जो अनुच्छेद 40 है या राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया, उसके बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जिस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया वह हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन था। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
हमारे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इन्हें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। और कुल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, 11 हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो जैसा कि अभी हमने उपरोक्त प्रश्न में पढ़ा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 51A में किया गया है, या 51 का भी कह सकते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर हमारा ऑप्शन सी सही है। 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। सवाल नंबर 24, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटने के लिए कुछ प्रावधान हैं, यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद से हटना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा भी दे सकता है। और एक दूसरा प्रावधान यह भी है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर, यानी कि संसद के सदनों के सदस्यों के द्वारा एक बहुमत के आधार पर तय किया जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। तो ये जो हटाने की प्रक्रिया, इसे महाभियोग कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा जो उसे हटाया जाएगा तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाएगा? तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 यह प्रावधान करता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो भारत में राष्ट्रपति का पद भी है और भारत में उपराष्ट्रपति के पद का भी प्रावधान किया गया है। जब किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो या राष्ट्रपति देश में मौजूद ना हो, उस समय राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान किया गया है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन 4, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 53। तो जो अनुच्छेद 63 हमारा है, ऑप्शन ए जो हमारा है यह सही जवाब है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। और जैसा कि बताया, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 73। तो जो अनुच्छेद हमारा 75 है, इसके अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 356। तो जैसा कि अभी ऊपर के सवाल में हमने देखा कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा के सामूहिक रूप से मंत्रीगण लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, तो वह अनुच्छेद 75 था। और क्योंकि मंत्रिपरिषद के गठन का भी यहाँ पे प्रश्न किया गया, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वह भी हमारा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? यानी निर्वाचन आयोग किस तरीके से बनेगा, इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 322 में या अनुच्छेद 324 में? तो जो अनुच्छेद 324 है इसमें निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 139। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया वह ऑप्शन
अनुच्छेद 331 है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। एंग्लो इंडियन का मतलब यह है कि लोकसभा में 2 ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, और इन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 331 में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? यानी कि अनुसूचित जातियां जो हैं और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाने से संबंधित नियम या प्रावधान किए गए हैं, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो वह हमारा अनुच्छेद जो है 338 एवं 338 ए है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा का कोई वर्णन नहीं किया गया है, यानी हमारे देश में राष्ट्रभाषा का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया, लेकिन राजभाषा का वर्णन जरूर किया गया और राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 346(1), अनुच्छेद 348(1), अनुच्छेद 343(1) या अनुच्छेद 345(1)। तो जो अनुच्छेद 346(1) है, इसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन जो अनुच्छेद 343 है, ऑप्शन 343(1) में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 32, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया और हमारी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी? यानी जिस भाषा में हम हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, उस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 371 में, अनुच्छेद 343 में या अनुच्छेद 343 में? तो आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 343 है वह भारतीय जो राजभाषा हमारी जो है हिंदी जो राजभाषा है इससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान किया गया है। और साथ ही हिंदी को जो राजभाषा कहा माना गया, ये प्रावधान अनुच्छेद 343(1) में किए गए हैं। ऑप्शन इसका डी सही जवाब है, अनुच्छेद 343। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए? तो जैसा कि हमने बताया कि जब हिंदी और राजभाषा या हिंदी भाषा से संबंधित उपबंध आएँ तो आप अनुच्छेद 343 की तरफ पहले बढ़ेंगे और फिर 343(1) वगैरह जो भी हैं इनके बारे में भी आप अलग अलग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो हमारे यहाँ आपातकालीन स्थितियों से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं और उन तीनों अनुच्छेद में की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो जो हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 है, या आपातकालीन जो स्थिति होती हैं इससे संबंधित आपातकाल की घोषणा संबंधित हैं। और इसमें एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रावधान करता है, तो वह हमारा अनुच्छेद 352 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो जैसा ऊपर सवाल हमारा आया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी राज्य में विद्रोह हो जाए या बाहर से आक्रमण हो जाए, तो ऐसी
स्थिति में पूरे देश में एक इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, आपातकाल लागू कर दिया जाता है, और ये आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। और ये जो प्रावधान है 352 में किया गया। इसके साथ ही अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, यानी संविधान को से संबंधित तमाम वहाँ पे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएं या संविधान के विपरीत वहाँ पे कार्य होने लगे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू किया जाता है। वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 352, 356, 360 जो हमारे अनुच्छेद हैं या आपातकाल से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 356 जो है, या इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाए जहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो अब जो तीसरा आपातकाल है, यानी जब वित्तीय संकट देश में उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाएगी? तो यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाएगी। अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारे संविधान में 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो इमरजेंसी यानी कि आपातकाल से संबंधित हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। सवाल नंबर 37 आपके सामने, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं? तो जैसा कि हमने ऊपर के सवालों में बताया कि संविधान जब हमारा अंतिम रूप से पारित हुआ था या मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, तब उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो इसका जवाब जो हमारा है ऑप्शन ए है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, यानी मूल अनुच्छेद अभी भी 395 हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए, यानी जो ABC करके बढ़ाए गए हैं, तो वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। चूँकि अनुसूचियाँ तो 12 ही हैं, लेकिन अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसी में आ बा सा या ABC करके अनुच्छेदों को बढ़ाया गया, जो कि अब अगर उनकी गिनती की जाएगी तो वह 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह हमारा जो अनुच्छेद है सबसे पहला अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में यह वर्णन किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि अनुच्छेद 1 में ही भारतीय संविधान में भारत को भारत और इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ या परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या फिर राज्यों का संघ? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि अनुच्छेद 137 में है, अनुच्छेद 143 में है, या अनुच्छेद 138 में है, या अनुच्छेद 139 में है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, या जो व्यवस्था संविधान में उपबंधित की गई है जिस अनुच्छेद में, वह अनुच्छेद 137 है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए किसी भी फैसले या निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो पुनरावलोकन का ये सिद्धांत है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन
ए इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विधि है वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में लागू होगी? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। तो वह अनुच्छेद हमारा 141 है, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित कोई भी विधि जो है वह भारत के भीतर के सभी राज्यों के न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 141 ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय के संबंध में उपबंध बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 131। तो हमारा वो जो अनुच्छेद है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है वह हमारा अनुच्छेद 233 है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248। तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र के पास हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 251। तो राज्यों द्वारा प्रार्थना करने का मतलब यह है कि अगर कोई राज्य भारतीय संसद से अपनी या प्रार्थना करता है, यानी अपनी बात वहाँ ये रखता है कि वह संसद उन राज्यों के लिए कोई कानून बनाए संसद, तो जब राज्य संसद को इस चीज़ से अवगत कराता है कि वह उसके राज्य में इस संबंध में कानून बनाए, तो यह जो प्रावधान किए गए हैं या किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए, यानी कि जब राज्य संसद से प्रार्थना करे कि आप हमारे इस संबंध में कानून बनाइए, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून संसद बना सकती है? तो वह हमारा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 252 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116। तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 249 है, इसमें संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि का बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। क्योंकि जो राज्य सूची हैं, संविधान में सूचियां रखी गई हैं, वह 3 तरीके की सूचियां हैं। एक हमारी संघ सूची है, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची का मतलब यह है कि संघ सूची में कुछ जितने विषयों को रखा गया है उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची में जितने विषयों को रखा गया है इस पर विधि बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडल को है। साथ ही साथ जो तीसरी सूची बचती है, समवर्ती सूची जिसे हम कहते हैं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को विधि बनाने का अधिकार होता है, लेकिन इसमें प्राथमिकता पहले संसद को या संघ को दी जाएगी, उसके संघ को बनाने की प्राथमिकता होती है। लेकिन कभी कभी अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि राज्य सूची
राज्य के विषयों पर बनाएगी, संघ सूची संघ के विषयों पर बनाएगी, समवर्ती पर दोनों को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन राज्य सूची संघ सूची के विषयों पर तो विधि नहीं बना सकती है, इससे अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन संघ को यह अधिकार है कि वह संघ के विषयों पर तो कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के विषयों पर तो कानून बनाएगी, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का उसको अधिकार प्राप्त है। संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के किसी भी विषय में संबंध में विधि बना सकती है, और यह जो उसको अधिकार या शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत प्रदान की गई है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही जवाब होता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा जो अनुच्छेद 253 है, यह संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन, तो जो हमने उपलब्ध पढ़ा, तो ये यहाँ पे उपलब्ध ना के उपबंध हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन जो उपबंध हैं वह किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 350 ए जो है उसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया, किस बात क्या वर्णन किया गया है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अल्पसंख्यक ऑप्शन है जो हमारे अल्पसंख्यक प्रतिबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति, तो ये उपबंध इसमें नहीं किया गया है। ऑप्शन बी है नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, यह उपबंध भी इस अनुच्छेद में नहीं है। या फिर ऑप्शन सी सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार, ये अधिकार भी और इस अनुच्छेद में नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी हमारा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। तो जो अनुच्छेद 350 ए है इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था का उपबंध किया गया है। ऑप्शन डी हमारा जो है इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति या वित्तीय आपात या लोकसभा में अनुसूचित जाति या भारत संघ राजभाषा। तो जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 368 है या संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति के संबंध में है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 370 है। तो जो अनुच्छेद 356 है जो कि आपातकाल से संबंधित है, इसका दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर बहुत सर्वाधिक हुई और इसका प्रयोग सत्तारूढ़ दलों ने कई बार किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 377। तो जो अनुच्छेद 370 है इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में किया गया? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने बताया कि भारतीय संविधान जो हमारा बना उसमें 395 अनुच्छेद और
8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, लेकिन गणना की दृष्टि से 448 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ 12 हैं। इसके साथ ही जो भारतीय संविधान डिवाइड है यह 22 भागों में बांटा हुआ है, यानी 22 अध्याय हमारे संविधान के हैं, भारतीय संविधान के। और जो भारतीय संविधान का दूसरा भाग है, हमने जैसा बताया कि तीसरा भाग मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद 12 से 35 और चौथा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है। और जो हमारा दूसरा अध्याय है भारतीय संविधान का जो दूसरा अध्याय है वह जो हमारा जो दूसरा अध्याय है वह नागरिकता से संबंधित है। और यह जो है इस कितने अनुच्छेदों से के अंतर्गत है? अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11, यानी भारतीय नागरिकता के संबंध में जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में वह अनुच्छेद 5 से 1। जो पहला अध्याय है वो भारत एक संघ के रूप में ये हमारा अनुच्छेद 1 से 4, और दूसरा अध्याय जो पहला अध्याय है वो भारत के नाम से संबंधित है, भारत संघ और भारत का उसका नाम होगा इससे संबंधित। और जो दूसरा अध्याय है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11, तीसरा अध्याय मौलिक कर्तव्य 12 से 35 और चौथा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। अगर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो इनसे संबंधित जो अगर अनुच्छेद आते हैं तो आप इतना जान जाएंगे कि इतनी कैटेगरी के अगर ये कोई अनुच्छेद देखने को आपको मिलते हैं तो आप इन भागों को संबंधित सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं कि अगर उसमें मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व की बात की जाती है तो आप तुरंत उसको जान जाएंगे। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो जैसा कि हमने बताया कि अध्याय 2 और पहला अध्याय चूंकि हमारा 1 से 4 तक है और जो हमारा दूसरा अध्याय है वह हमारा अध्याय 5 से 11 है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 से 32, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 30, अनुच्छेद 15 से 35। तो हमने बताया जैसा कि आपको कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय नागरिकों को वह अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? तो वह अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से अंत करता है। ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 जो है वो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान के उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।